यूपी विधानसभा में विपक्ष पर गरजे सीएम योगी ने कहा कि जो भी कब्जा करेगा उसे नहीं छोड़ा जाएगा, कोई नहीं रोक सकता बुलडोजर को। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने सपा पर जमकर हमला बोला है और कहा कि जो भी कब्जा करेगा उसे नहीं छोड़ेंगे। अवैध कब्जे पर बुलडोजर को चलने से कोई नहीं रोक सकता। यूपी विधानसभा में सीएम योगी विपक्ष के ऊपर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी कब्जा करेगा उसे नहीं छोड़ा जाएगा, अवैध कब्जे पर बुलडोजर को चलने से कोई नहीं रोक सकता है। आज दुनिया कह रही है कि यूपी अच्छा कर रहा है, आज यूपी में सुरक्षा का माहौल है। सीएम योगी ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि इधर उधर की बात ना करें। ये बात काफिला क्यों लुटा, क्या पूजा पाल पीडीए का हिस्सा नहीं थी? सीएम योगी ने कहा कि 2017 में पहले उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की सोच अच्छी नहीं थी। आज चाहे इस तरफ के लोग हो या फिर उस तरफ के, जब भी वे राज्य से बाहर जाते हैं या राज्य के अंदर भी आते हैं तो आपको लोग ज़रूर ये कहते हुए सुनेंगे कि यहाँ का सुरक्षा का माहौल बहुत ज़्यादा है, यहाँ सरकार की प्राथमिकता है। और आपने जो दूसरा पॉइंट बताया अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति में, मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं, जो भी किसी स्मारक किसी ऐतिहासिक जगह पर आक्रमण करेगा, चाहे वह कोई भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वाभाविक रूप से जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपको सरकार के हर अच्छे काम की आलोचना करनी पड़ती है, नहीं तो विपक्ष में होना कोई मतलब नहीं रह जाता। करीब 9 साल पहले समाजवादी पार्टी इस तरफ थी और बीजेपी उस तरफ थी। अगर आपकी वही सलाह जो आज आप यहाँ दे रहे हैं उस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया और सरकार चलाने वाले लोगों को दी होती तो शायद इस राज्य में भी फायदा होता। सीएम योगी ने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी और विपक्ष से कहना चाहूँगा, तू इधर उधर की बात मत कर, यहाँ तो बता दे कि ये काफिला लुटा क्यों है। समाजवादी पार्टी बिखर गई और अव्यवस्था हो गई, इससे पूरे राज्य के लिए पहचान का संकट पैदा कर दिया। जो अराजकता का तांडव हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार था? सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज 16 एयरपोर्ट चालू हैं, जिसमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भारत का सबसे बड़ा होगा अगले महीने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर चालू होने वाला है। उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार है। उन्होंने ये भी कहा कि 2017 से पहले यूपी में 1.5 एक्सप्रेसवे थे, आज उत्तर प्रदेश में 21 एक्सप्रेसवे हैं और अगर सभी बाईपास पूरे हो जाते हैं तो अकेले यूपी में देश के 60% एक्सप्रेसवे होंगे। देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क अभी यूपी में है। 16,000 किलोमीटर, देश में सबसे ज़्यादा मेट्रो लाइन यूपी में है। राज्य में देश में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट हैं। 2017 में पहले उत्तर प्रदेश में बहुत कम एयरपोर्ट थे, उनमें से सिर्फ 2 चालू थे और 2 आंशिक रूप से चालू थे। सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा गाजा की बात करती है लेकिन बांग्लादेश की नहीं। बांग्लादेश में दलित की हत्या की गई, बांग्लादेश पाकिस्तान जैसा ना बनता तो यह हाल ना होता। गाजा के लिए कैंडल मार्च करते हैं लेकिन बांग्लादेश के लिए इनके मुंह सिल जाते हैं। बांग्लादेश में मरने वाले हिंदू हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी चुप हो गई है। कब्जा करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। आपके जिले में भी कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं, तो लोग बहुत चिल्लाते हैं। आपने अभी गांधी स्मारक से जुड़े हुए किसी एक मेरठ के स्थल का नाम बताया है, हम इसकी जांच करवाएंगे, पूरी रिपोर्ट लेंगे। और कहाँ खादी उद्योग का होगा, और आपके जिले में भी गांधी स्मारक से जुड़े हुए एक स्थल पर कब्जा करने की प्रवृत्ति चल रही है। देखिए, अवैध अतिक्रमण जो भी करेगा वह तो हटना चाहिए। अगर उस आबादी की लैंड पर या किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। तो आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में जिहादियों का तांडव जारी है। हिंदू परिवारों पर जिहादी लगातार निशाना बना रहे हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर यूनिट सरकार लाचार है तो हिंदुस्तान क्यों चुप है? क्यों नहीं बांग्लादेश पर सख्त कार्रवाई कर रहा है? जमाती भीड़ हिंदू को जिंदा जला देती है। अगर हिंदुओं के घरों में आग लगा दी जाती है, जिसको लेकर पूरे देश में उबाल है और सभी की एक ही मांग है
भारत बांग्लादेश को सख्ती से जवाब दे। बांग्लादेश इस समय गंभीर राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ युवा नेता उस्मान हादी की हत्या ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कट्टरपंथी हिंसा ने अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय में डर और दहशत का माहौल पैदा किया। फरवरी में प्रस्तावित संसदीय चुनावों से पहले स्थिति लगातार बिगड़ रही है और अंतरिम सरकार पर अब सीधे साजिश के आरोप लगे हैं। युवा नेता और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश के कई हिस्सों में उग्र प्रदर्शन जारी है। इसी बीच मामला तब और गंभीर हो जाता है जब हादी के परिवार ने मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर हत्या कराने का सीधा आरोप लगा दिया। हादी के बड़े भाई अबू बकर ने यह कह दिया कि यह कोई सामान्य अपराध की घटना नहीं है, बल्कि फरवरी में होने वाले चुनाव रद्द कराने की एक सुनियोजित साजिश है। उनका आरोप है कि सत्ता में बैठे लोगों को उस्मान हादी की बढ़ती लोकप्रियता से खतरा था, इसलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। 20 दिसंबर को मध्य ढाका में भारी सुरक्षा के बीच उस्मान हादी का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग साफ तौर पर आए। जनसभा को संबोधित करते हुए हादी के भाई उमर हादी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर सरकार न्याय नहीं दे सकती है तो उसे सत्ता छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हादी की हत्या कर अब उसी की लाश को दिखाकर चुनाव टालने की कोशिश हो रही है। उमर हादी ने चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो मौजूदा सत्ता को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी ओर कट्टरपंथियों की हिंसा का एक और शर्मनाक मामला चटगांव से सामने आया। बता रहे हैं कि सुल्तानपुर इलाके में देर रात एक हिंदू परिवार के घर को आग के हवाले कर दिया गया। पीड़ित परिवार के मुखिया बाबू बताया जा रहा है आगजनी में उनका पूरा घर जलकर खाक हो गया। पालतू जानवर भी जिंदा जल गए। हमले के बाद घटनास्थल पर एक धमकी भरा बैनर मिला जिसमें हिंदू समुदायों को चेतावनी देते हुए लिखा गया कि कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। इस घटना के बाद इलाके में लगातार डर का माहौल है। हिंदू समुदाय ने इसे सांप्रदायिक आतंकवाद करार देते हुए दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। राजनीतिक हत्या और सांप्रदायिक हिंसा के बीच बांग्लादेश एक बार फिर से बड़े संकट की ओर बढ़ा है। सवाल यह है कि क्या अंतरिम सरकार स्थिति पर काबू पा पाएगी या देश और अधिक स्थिरता की तरफ जा रहा है। बांग्लादेश की सरकार, वहां की पुलिस, वहां की सेना, वहां की जिहादी मानसिकता के लोग सब एक पिच पर हैं, सब इकट्ठे हैं और वो हिंदुओं के खिलाफ हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। जिस तरह की हरकत वो कर रहे हैं उनको क्षमा नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश जो हरकत कर रहा है पूरी दुनिया में उसकी निंदा हो रही है। एक हिंदू समाज के व्यक्ति को मारा, पीटा और फिर पैर में टांग कर जिंदा जला दिया। इससे गिरी हुई हरकत हो नहीं सकती। बांग्लादेश पर पूरे दुनिया का दबाव बन रहा है, इसलिए आई वॉश के लिए उनके प्रतिनिधि जाकर परिवार से मिले। अभी हुबली में आज हम लोगों ने प्रतिभटना किया है बांग्लादेश के विरुद्ध। बांग्लादेश में हिंदुओं को हत्या किया बांग्लादेश मुस्लिम लोगों ने। हम लोग क्यों एक प्रतिभटन किया है? वो लोग किसको एक होराटगार को मार के रहे वो मालूम नहीं, वो कौन है मेरे को, हमको किसी को भी मालूम नहीं है। वो बांग्लादेश सरकार इंटेलिजेंस की उसको पता करके उसको गलने और जेल में भेजना था, लेकिन हिंदुओं को पकड़ के क्यों मारना है? हिंदुओं को और भारत देश को आरोप लगा रहे बांग्लादेश प्रधानमंत्री, वो उसको कौन गोली मार के गए? भारत में है, भारत में है, वो भारत में है क्यों मेरे को हमको मालूम नहीं। लेकिन 3 करोड़ तो हिंदू है ना, 3 करोड़ बांग्लादेश से हिंदू इधर है, बांग्लादेश भी है इधर, उसको लेके गए, उसको क्यों हमको रखना है इधर ही? वो जो गोली मार के गया है वो हिंदू में है तो हम नहीं लेके लाएंगे उधर ही। वो 3 करोड़ की भी लेके जाओ, वो भी लेके जाओ, ताकि उस दोनों के बीच में हमको क्यों झगड़ा कर रहे हैं? इसलिए हमको बोल रहे हैं इधर ही हुबली में हम लोग सभी मिलकर बजरंग दल लोगों ने प्रतिभटना करके रखा है। आवाज उठा रही है प्रियंका गांधी जी ने देश की संसद में बोला, हम सारे लोग बाहर भी यही बात कह रहे हैं कि भारत सरकार को तत्काल दखल देना चाहिए और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ, हिंदू भाइयों के साथ जो भी घटनाएं घट रही उस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन भारत सरकार सिर्फ और सिर्फ शेख हसीना की मेहमान नवाजी में लगी हुई है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है इस पर सिर्फ बात करने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। भारत सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए, विश्व के बाकी देशों को भी एकजुट करना चाहिए और बांग्लादेश में या आसपास किसी भी देश में अल्पसंख्यकों पे जो हमले हो रहे हैं उस हमले को कैसे रोका जाए, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को, विदेश मंत्रालय को कुछ न कुछ जरूरी कदम उठाना चाहिए। मोदी सरकार की कमजोरी, उनकी विदेश नीति के भटकाव, गलत नीति निर्धारित करने के कारण आज देश के सामने संकट है।
हिंदुओं का जिस तरीके से वहां पर एक तो कत्लेआम जिस तरह मारा गया है, मंदिरों को तोड़ा गया है, चर्च को तोड़ा गया है, वो अपनी जगह है। पर एक भय, आतंक जो बना है वहां, आबादी जिस तरह घट रही है, ये वही बांग्लादेश है जिसे 14 दिन के अंदर आदरणीय इंदिरा जी ने नया बांग्लादेश को जन्म दिया था, वरना पहले तो ये ईस्ट पाकिस्तान था। तो इंदिरा जी के लिए, इंदिरा जी के कहने पर जो एक ऐतिहासिक कार्य हुआ था, मौजूदा मोदी सरकार ने वो चौपट कर दिया। मैं पूरा का पूरा इल्जाम लगाता हूं यूनिट सरकार पर और मोदी सरकार की विदेश नीति पर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश के संदर्भ में हमारे देश की विदेश नीति बिल्कुल फेल हो चुके हैं। हमारे विदेश मंत्री सारे दुनिया भ्रमण करते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भी आज यहाँ तो कल हुआ। ये गलत है, बांग्लादेश में जो हो रहा वो गलत है, और इस तरह से कट्टरपंथी व्यवस्था के साथ देश और समाज और ह्यूमैनिटी नहीं चल सकती है। ये सरासर गलत है। कट्टरपंथी कहीं भी किसी भी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर किसी को काटना, किसी को मारना, आप तत्काल तो एक कर सकते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट पूरी देश दुनिया में पड़ता है। और जो आपके लोग कहीं मुस्लिम के लोग, मिनॉरिटी के लोग कहीं हिंदू कितने सहमे हुए होंगे इस घटना को, बांग्लादेश की घटना को देख, उसकी तो आप चिंता नहीं कर रहे हैं। आप तो वहां पर क्योंकि आप बहुसंख्यक हैं तो आपने ऐसा एक्ट कर दिया, लेकिन आप ये समझिए कि हिंदुस्तान से लेकर और जगह जहां मिनॉरिटी मुसलमानों की संख्या कम है, हिंदू ज़्यादा हैं, वहां वो बेचारे के मानसिक पटल पर कितना भय होगा, ये लोग सोचते नहीं हैं। ये तो प्रेम का चीज़ है, समाज तो प्रेम का चीज़ है। आज हम आपको एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इन रोहिंग्याई बांग्लादेशियों का नेटवर्क कितना बड़ा हो गया है। जी हां, आज बात बुलडोजर बाबा के प्रदर्शन की करने जा रहे हैं। दरअसल प्रदेश की राजधानी लखनऊ की आज बात होगी। अपराध पर जीरो टॉलरेंस और तगड़ी कानून व्यवस्था का दावा एक तरफा और लखनऊ के पॉश इलाकों में घुसपैठ एक तरफ। दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक बड़ा नेक्सल लखनऊ के जानकीपुरम में दिखाई दिया है। तस्वीर चौंकाने वाली है। सैकड़ों झुगिया, दर्जनों संदिग्ध चेहरे और पूछने पर पहचान सबकी एक। हम असम के बरपेटा जिले से आकर यहां पर बसे हैं। अब आप बताइए, लखनऊ के कई हिस्सों में झुग्गी बनाकर रहने वाले हजारों संदिग्ध एक ही पहचान क्यों बताते हैं? सभी के सभी एक ही जगह से कैसे हो सकते हैं? इनसे जब हमारे संवाददाता ने बात करनी चाहिए तो असम के बरपेटा का नाम सभी ने लिया। सभी के पास उसी जिले का आधार कार्ड कैसे आ गया? सवाल यही है कि सब के सब एक जगह से कैसे हैं? ये लोग बरपेटा का नाम एक कोड की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसा लगा जैसे इन्हें किसी ने ये सब कुछ रटा कर भेजा हो। क्या नाम है भाई साहब आपका? बस कहाँ के रहने वाले? असम। कहाँ के रहने वाली? असम। कहाँ पे? कहाँ के रहने वाले? असम से। कहाँ के रहने वाले? असम। असम में कहाँ रहते हैं? बरपेटा। कहाँ के रहने वाले? असम में बरपेटा डिस्ट्रिक्ट का थाना सट्टाबारी है। असम के हो मान लिया, बरपेटा से ही यहाँ पर क्यों आए? आधार कार्ड कहाँ का है? असम का। असम में कहाँ से? बरपेटा। हैं? बरपेटा। आधार कार्ड है? हाँ, दिखाइए। यहाँ का आधार कार्ड नहीं है आपके? तो आधार कार्ड है आपके पास? कहाँ का आधार कार्ड? और कोई एक ऐसा आदमी है जो आप लोग पे दबाव बना रहा है कि आप आओ लखनऊ में रहो जाके, आप बार बार बोल रहे हो क्या मुखिया हो इनके? उत्तर प्रदेश की राजधानी में ये आरोप लगातार लग रहे हैं कि इन झुग्गी इन बस्तियों में रहने वाले लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। इसी चीज की जांच करने आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? बस कहाँ के रहने वाले? असम। कहाँ पे रहते हैं असम में? यहाँ का आधार कार्ड नहीं है आपके? कहाँ का आधार कार्ड? हाँ, हमारा असम का है। असम का है। कहाँ के रहने वाली है? असम। तो आधार कार्ड है आपके पास? हाँ, कहाँ का आधार कार्ड है? कहाँ का है? जहाँ जन्म है असम का आधार है, असम का भूटान है, असम का एनआरसी है, सब कुछ है। आधार कार्ड दिखाइए अपना। आपको? हाँ। नहीं, अभी हम लोग जमा कर रहे हैं थाने में, वो थाने में जमा करने के लिए गए हैं। थाने में आप लोग जमा करने के लिए गए हैं यहाँ पे? हमारा आदमी। आपका आदमी गए हैं। और कोई है यहाँ पर आपके साथ? कब से यहाँ पर रह रहे हैं? हम पहले 20 साल पहले आए थे, फिर असम लेके बच्चों को पढ़ाई कराया और अभी बिटिया भी पढ़ रही है। क्या नाम है भाई साहब आपका?
कहाँ के रहने वाले हैं? असम से। आधार कार्ड है? हाँ दिखाइए। इसमें जो डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, कब पैदा हुए थे? 28/1/1900 मेरा नंबर। 1999। आधार कार्ड तो एकदम सही बना यार। कितने में बनवाया था ये? कितने में बना था? कितना मतलब कैसे बना था? कितना पैसा खर्चा हुआ था? 200 रुपया पड़ता है। 200 रुपया पड़ा था। कहाँ से बना था? बरपेटा से बना था। क्या काम करते हो यहाँ पर? यहाँ कूड़ा कबाड़ की काम करते हैं। कूड़ा कबाड़ की काम करते हो। कितनी झुग्गियाँ हैं यहाँ पे? कितने लोग रहते हैं यहाँ? मतलब हिसाब करना पड़ेगा कितना। हाँ, मतलब एक आदमी कुल संख्या आप लोग को पता होगी। आप लोग रह रहे हो यहाँ पे, एकता है आप लोग की, इतने समय से रह रहे, एक दूसरे को जानते हो। कितना आदमी रहता है यहाँ? हिसाब करने से बढ़ाने से कुछ नहीं होगा माता जी। इतनी देर से मैं खबर कर रहा था, अभी तक कोई आदमी नहीं निकला। इतनी देर से मैं खबर कर रहा था, अभी तक कोई आदमी नहीं निकला। एक बार चिल्लाना चालू किया तो भीड़ संख्या देखिए आप। कहाँ छुपे हुए हो? क्यों संख्या छुपा रहे हो? क्यों संख्या? कहाँ से आ गए ये बच्चे? कहाँ से आ गए? अभी मैं कम से कम 20 मिनट यहाँ पर टहला, कोई नहीं आया। तुम आप चिल्लाने लगी तो यहाँ पर बच्चे निकल के चले आए। क्यों निकल के चले आए? कहाँ से आए? अभी काम पर गए थे तो ये बच्चे कहाँ से आ गए? ये सब आदमी कहाँ से आ गए? यहाँ पर कहाँ छुपे हुए हो? मीडिया को देख के छुप जाते हो क्या अंदर? है उसके बाद आरोप लगा रहे हो कि ऐसे सवाल पूछ रहे हो। सवाल पूछना तो हमारा काम है ना। सवाल मैं पूछूंगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप देने लायक नहीं हो, आप दे क्यों नहीं पाई थी जवाब? उसके बाद हम पे आरोप लगा रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपको जो करना है आप करिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ ना, आपको जो करना है आप करिए। आप करती रहिए, बोलती रहिए। आप नहीं दे पा रही है ना जवाब, हम पे उल्टा आरोप लगा रही है। ये कर रहे वो कर रहे। हम क्या सवाल पूछेंगे? आपको बताएंगे क्या? हम कौन सा सवाल पूछेंगे? आपको बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मुंबई में घर नहीं मिल रहा, अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही, स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए बेंच नहीं मिल रही। तो इसकी सिर्फ एक वजह है, बढ़ती जनसंख्या, और इसमें एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश से आई घुसपैठिए आबादी का है। मायानगरी मुंबई में डेमोग्राफी काफी तेजी के साथ बदल रही है, या मुस्लिम आबादी काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। ये सनसनीखेज खुलासा देश के प्रतिष्ठित संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट में हुआ। इस रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों की वजह से मुंबई का नक्शा बदल गया। इसमें कहा गया कि मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्याई घुसपैठियों की तादाद इस कदर बढ़ी है कि 2051 तक शहर की डेमोग्राफी पूरी तरीके से पलट जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 1961 में मुंबई में मुस्लिम आबादी महज 8% थी, जो साल 2011 में बढ़कर 21% हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक अगर यही रफ्तार रही तो साल 2051 तक मुंबई की मुस्लिम आबादी 30% पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए मुंबई में पैसा कमा रहे हैं, वो इसका बड़ा हिस्सा बांग्लादेश भेजते हैं। इससे पहले नवंबर 2024 में आई स्टडी रिपोर्ट में यह कहा गया था कि मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्याई समुदाय की बढ़ती संख्या शहर के सामाजिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। इसमें यह कहा गया कि मुंबई में बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध प्रवासी, जिनकी ज्यादातर संख्या मुसलमान है, कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2051 तक हिंदू आबादी 54% से कम हो सकती है। मुस्लिम आबादी में लगभग 30% की बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट ये कहती है कि 1961 में मुंबई की कुल आबादी में से हिंदुओं की हिस्सेदारी 88% थी और साल 2011 तक ये घटकर 66% यानी कि 66% रह गई। रिपोर्ट का अनुमान है कि अगर अवैध घुसपैठ इसी रफ्तार से जारी होती है तो 2051 तक मुंबई में हिंदुओं की आबादी घटकर 54% से कम हो जाएगी, यानी कि आधे से थोड़ा कम। लगातार यहां पर बदल रहे हैं और आपको अपनी पहचान बदलते हुए नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि 2051 तक 30% मुस्लिम आबादी होने का जिक्र जो है वो साफ तौर पर यहां पर किया गया है। और आपको बता रहे हैं कि जो बांग्लादेशी यहां पर रह रहे हैं वो बाकायदा अपने देश बांग्लादेश में भी यहां की कमाई सीधे तौर पर भेजने का काम करते हैं। वो कमाई 10,000 से 1 लाख रुपए तक बताई जा रही है। उन्नाव रेप केस एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति और न्यायिक बहस के केंद्र में आ गया। इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई ने बुधवार को दिल्ली में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से आपको बताने की मुलाकात के बाद कई ऐतिहासिक चीजें यहां पर पेश की हैं। पीड़िता ने मुलाकात भी की है। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब एक दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के उम्र कैद की सजा को अपील लंबित रहने तक सस्पेंड कर दिया था। अदालत के इस फैसले के बाद पीड़िता और उसके परिवार में एक बार फिर असुरक्षा और निराशा की भावना उभर कर आ गई।
राहुल गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में पीड़िता ने कहा कि वे अपना दुख और पीड़ा साझा करने आई थी। उसने ये भी बताया कि वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करना चाहती है ताकि देश के शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात सीधे तौर पर पहुंचा पाए। पीड़िता का कहना है कि इतने सालों की कानूनी लड़ाई, मानसिक यातनाओं के बावजूद उसे अब भी न्याय को लेकर डर सता रहा है। उन्नाव रेप केस की ये सर्वाइवर जून 2017 में हुए अपराध के समय नाबालिग थी। आरोप है कि तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पीड़िता और उसके परिवार को लंबे समय तक धमकियां, दबाव, कथित उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत ने इस केस को और गंभीर बना दिया, जिसके बाद देश भर में आक्रोश देखने को मिला। राहुल गांधी से मुलाकात से पहले कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दिल्ली के इंडिया गेट पर पीड़िता के साथ हुई कथित बदसलूकी की निंदा की। दरअसल पीड़िता कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दिए जाने के विरोध में इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रही थी, जहां सुरक्षा बलों द्वारा उसे रोके जाने और हटाने की कार्रवाई की गई। राहुल गांधी ने इसे असंवेदनशील बताया और कहा कि एक पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार शर्मनाक है और ये न्याय की भावना के खिलाफ है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने उन्नाव बलात्कार मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को सस्पेंड कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सेंगर अब तक 7 साल और 5 महीने जेल में बिता चुका है। अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि दोष सिद्धि और सजा के लिए उसकी अपील लंबित है, इसलिए अपील के निपटारे तक उसकी सजा पर रोक लगाई जा रही है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले के बावजूद कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएगा। इसका कारण यह है कि वह पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में भी दोषी ठहराया गया है और उस केस में उसे 10 साल की सजा सुनाई गई है। उस मामले में सेंगर को अभी जमानत नहीं मिली है, इसलिए उसे जेल में ही रहना पड़ेगा। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि सजा निलंबन का मतलब ये नहीं है कि दोष सिद्ध खत्म हो गया, बल्कि ये केवल कानूनी प्रक्रिया के तहत एक अंतरिम व्यवस्था है। पीड़िता और उसके परिवार का कहना है कि सजा सस्पेंड होने के फैसले ने उनके लिए एक बड़ा झटका है। उनका आरोप है कि आरोपी के प्रभाव और राजनीतिक रसूख के कारण न्याय प्रक्रिया बार बार उनके खिलाफ जाती हुई दिखाई देगी। तो आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कपरान इलाके में बुधवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक तेंदुआ सीआरपीएफ कैंप में जा घुसा। यह घटना सुबह नाश्ते के समय हुई है, जब जवान मैच में मौजूद थे। अचानक कैंप परिसर में तेंदुए के घुसने से हड़कंप मच गया और उसने जवानों पर अटैक तक कर दिया। इस हमले में एक जवान घायल हो गया है। घायल जवान की पहचान हेड कांस्टेबल कमलेश कुमार के रूप में हुई। घटना के तुरंत बाद उन्हें पास के पीएससी में लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तस्वीर आप देख सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक घायल जवान की स्थिति फिलहाल स्थिर है। सुरक्षा बलों ने पूरे कैंप को सुरक्षित कर लिया और तेंदुए की तलाश के लिए वन विभाग की टीम को सूचित कर दिया है। असम के कार्बी जिले से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर वीजीआर पीजीआर भूमि विवाद को लेकर भड़की हिंसा के बाद स्थिति अब धीरे धीरे नियंत्रण में आती नजर आ रही है। भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद स्थिति काबू में है। हालांकि हिंसा में बड़ी संख्या में लोग और पुलिसकर्मी घायल हुए थे। असम के पश्चिमी कार्बी जिले में सुबह स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। खेरनी बाजार और आसपास के इलाकों में तनाव के बाद शांति बहाल करने की कोशिश तेज हुई। देर रात पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कड़ी सुरक्षा के बीच स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। दरअसल ये पूरा मामला वीजीआर और पीजीआर भूमि को लेकर हुए विवाद से जुड़ा है। इस विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया, जिससे इलाके में नेपाल जैसी अशांति की स्थिति बन गई थी। उग्र भीड़ ने खैरनी बाजार में कई दुकानों में तोड़फोड़ कर दी, आगजनी की गई, घटनाओं को अंजाम दिया गया। बाजार क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोग दहशत में आ गए। तो तस्वीरें हम आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं, जहां पर 48 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से इसमें घायल हुए थे। खेरनी बाजार में आगजनी हुई थी, जिसमें कई पुलिस कर्मचारियों को गंभीर चोटें भी आई थी। और ऐसे में आपको बता दें कि फिलहाल अब जो स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो वो धीमे धीमे करके सामान्य होती हुई भी नजर आ रही है। अब आगे बढ़ लेते हैं खबरों में। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने मोहम्मद यूनिस और बांग्लादेश का पुतला भी फूंक दिया और अपना आक्रोश जताया। इस दौरान नगर क्षेत्र में जुलूस निकाला गया, बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कई पदाधिकारी, हिंदूवादी नेता शामिल रहे। मौके पर जितेंद्र सिंह, संतोष दुबे, राजा पांडे, ललित तिवारी, संतोष तिवारी, सूर्यकांत पांडे, उदयबान उपाध्याय सहित कई बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोतवाल अमरेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर तैनात रहे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं मिली। और सभी हिंदू समाज यहाँ आज बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और हमारे जो हिंदू भाई बांग्लादेश में जो रह रहे थे देवदास जी, जिनकी निर्मम हत्या की गई, उनको निर्वस्त्र किया गया और निर्वस्त्र करके उनको वहाँ मारा गया, पीटा गया, जलाया गया। और वहाँ के जो लोग हैं जिहादी, वो धार्मिक उन्माद का नारा लगा रहे थे, हंस रहे थे। मैं बिल्कुल इसका खंडन करता हूँ। बांग्लादेश जो भारत के द्वारा ही बनाया गया था, हमारे द्वारा जो निकला हुआ अंश है, उसके बाद इस प्रकार का रवैया हमारे हिंदू भाई के साथ, हमारे चंद्रदीप दास जी के साथ, जो हमारा अपना भाई है, हमारे परिवार